Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyansh and welcome back to another episode। और आज इस एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना के मैच की। तो यार आज के इस एल क्लासिको में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया है। और इसी के साथ अगर हम करंट सिनेरियो ऑफ ला लीगा की टेबल की बात करें तो रियल मैड्रिड 2 पोजीशन ऊपर चढ़ के फर्स्ट पोजीशन पे आ गई है विद 66 पॉइंट्स और बार्सिलोना 1 पोजीशन नीचे आ गई है सेकंड से थर्ड पे विद 65 पॉइंट। और इसी के साथ जो ला लीगा के लीडर्स अब तक बने हुए थे या फिर मैं कहूँ इस पूरे नए साल में जो लीडर्स थे एथलेटिको मैड्रिड वो भी एक पोजीशन नीचे अब एथलेटिको मैड्रिड पे हैं। फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो बार्सिलोना के मैनेजर थे उन्होंने अपने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस मैच के रिजल्ट का मतलब ये नहीं होगा कि जो जीतेगा वो ला लीगा का सीज़न जीत जाएगा। बस इसके रिगार्डिंग एक फैक्ट ये है कि जिस भी सीज़न में बार्सिलोना रियल मैड्रिड से दोनों एल क्लासिको एक ही सीज़न में आ रही हो उस सीज़न में बार्सिलोना कभी ला लीगा नहीं जीती है। अब हालांकि ये सीज़न एक नया होगा या फिर ये एक्सेप्शन है वो तो यार सीज़न के एंड में पता चलेगा। अब बात करते हैं यार दोनों टीम्स के फॉर्मेशन की। तो मैंने आपको इस मैच के प्रीव्यू में बताया था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि जिनेदिन जिदान वही टीम फील्ड करेंगे जो उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट फील्ड करी थी। और इसका यार काफ़ी सेंस भी बनता है क्योंकि जिस टीम ने लिवरपूल को हराया था उस टीम प्लेयर्स में कितना ज़्यादा स्पिरिट होगा और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, इसीलिए इसका फ़ायदा बार्सिलोना के मैच में रियल मैड्रिड को मिलेगा भी। लेकिन बात करते हैं यार फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन अगर हम बात करें लिवरपूल के अगेंस्ट जिनेदिन जिदान ने 4-3-3 यूज़ करी थी। वहीं अगर इस मैच की बात करें तो उन्होंने इस फॉर्मेशन को थोड़ा चेंज किया और इस बार फॉर्मेशन सेलेक्ट करी थी 4-1-4-1 का। और अगर बात करें स्टार्टिंग 11 की तो स्टार्टिंग 11 में बैक लाइन कंसिस्ट करती है वही जो सेम थी, लुकास वास्कस, इधर मिलिताओ, नाचो फर्नांडिस और फर्लैंड मेंडी। यहाँ पर फिर वरान कोविड पॉजिटिव है तो वो नहीं खेल सकते थे इस मैच में। जो डैनी कार्वाहाल है वो भी इंजर्ड है और सर्जियो रैमोस वो भी इंजर्ड है। तो यही इमरजेंसी बैकलाइन थी और यही बैकलाइन लिवरपूल के अगेंस्ट भी खेली थी। बात करते हैं मिडफील्ड में तो इस बार एक CDM रखा था वो थे कासिमीरो होल्डिंग मिडफील्डर और जो दो ऊपर के सेंटर मिडफील्डर थे वो थे लुका मॉड्रिक और टोनी क्रॉस। वहीं लेफ्ट मिडफील्डर की बात करें तो वो थे फेडरिको वेलवर्डे। अब यार फेडरिको वेलवर्डे एंड मोमेंट पे उनको टीम में इंक्लूड किया है, नहीं तो उसकी जगह असेंसियो को ही खिलाया जा रहा था और ये लगाया जा रहा था कि क्योंकि फेडरिको वेलवर्डे अभी वापस आए हैं तो उनके चांसेस बहुत कम है कि वो सीधा स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग 11 में आएंगे। हालांकि ये पक्का था कि उनको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाएगा लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया था। बात करें राइट मिडफील्डर की तो उसमें विनीसियस जूनियर थे। ऑफ कोर्स उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था लिवरपूल के खिलाफ तो एक्सपेक्टेड था कि और उन पे नजरें भी थी इस मैच में। और एक स्ट्राइकर बेंजेमा। अब यार यहाँ पर एक फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि वही इन 11 में से 10 प्लेयर्स ने लिवरपूल के खिलाफ खेला था लेकिन यहाँ पर एक जो मेजर चेंजेस था वो थे असेंसियो बाहर बैठे हुए थे और फेडरिको वेलवर्डे अंदर आए थे। और इसके पीछे का यार रीज़न था वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा जहाँ पे साफ पता चल जाएगा कि क्यों जिनेदिन जिदान ने फेडरिको वेलवर्डे को सेलेक्ट किया था अहेड ऑफ असेंसियो। बात करते हैं बार्सिलोना की तो बार्सिलोना ने यार जो फॉर्मेशन सेलेक्ट करी थी वही एक्सपेक्टेड था क्योंकि वही जो रोनाल्ड कोएमन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इस फॉर्मेशन में और अगर बीच मैच में उनको इस फॉर्मेशन को चेंज करना तो वो आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मेशन की तो यार बार्सिलोना गई थी 3-4-2-1 फॉर्मेशन के साथ जहाँ पे जो 3 डिफेंडर थे वो थे लैंगलेट और अराउजो और मिनगुएजा। वहीं बात करते हैं जो विंग बैक्स थे वो थे जॉर्डी एल्बा और सर्जियो डेस्ट, ये एक्सपेक्टेड था। बात करें 2 सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर की तो वो थे डियोंग और बुस्केट्स। यहाँ पर एक जो चेंजेस था वो ये था कि रोनाल्ड कोएमन ने ग्रीजमैन को बाहर बिठाया और उनकी जगह पेड्री को जगह दी और कॉम्बिनेशन में बिठाया उस्मान डेम्बेले और लियोनेल मेसी के। यार इससे एक चीज़ साफ पता चलती है कि रोनाल्ड कोएमन ग्रीजमैन को एक बिग मैच प्लेयर नहीं मानते। अब इस पर आपके क्या थॉट्स हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार मैच स्टार्ट होता है और मैच के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो बार्सिलोना है वो हाई टेम्पो और हाई मोमेंटम के साथ खेल रही है। वो पूरे ऑल ओवर द फील्ड जो रियल मैड्रिड है उसको प्रेस कर रही है। यहाँ तक कि जब रियल मैड्रिड इसको अपने गोलकीपर को यूज़ करती है बिल्डअप प्ले में तो बार्सिलोना उसको गोलकीपर को भी प्रेस करती है। और इसका एक रीज़न ये है कि काफ़ी लोग मानते हैं कि जो रियल मैड्रिड गोलकीपर है थीबो कोर्तोआ वो पास करने में या फिर बिल्डअप प्ले में इतना अच्छा नहीं है, मतलब ही इज़ नॉट गुड विद बॉल एट हिज फीट। लेकिन यार जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे मैच आगे जाता है 5-6 मिनट होते हैं मैच को 10 मिनट तक होते हैं, रियल मैड्रिड अपनी मैच में वापसी करती है। और इस बार रियल मैड्रिड अब जो
जिस प्रेस के साथ और जिस मोमेंटम और जिस इफेक्टिवनेस के साथ बार्सिलोना इस मैच में शुरू के 5-10 मिनट में प्रेस कर रही थी रियल मैड्रिड को, अब उसी इफेक्टिवनेस के साथ रियल मैड्रिड बार्सिलोना को प्रेस कर रही थी। अब इसका होता यह है कि जब बार्सिलोना प्रेस कर रही थी तो रियल मैड्रिड सर्वाइव कर पा रही थी, लेकिन जब रियल मैड्रिड प्रेस कर रही थी तो कहीं ना कहीं जो बार्सिलोना का बिल्डअप प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा टूट रहा था। जो टर स्टेगन है वो स्लॉपी पासेस दे रहे थे, पोजीशन लूज कर रहे थे, अपने पेनल्टी बॉक्स के आसपास पोजीशन लूज कर रहे थे। और जो डिफेंडिंग लाइन है, अब क्योंकि यार यहाँ पर एक बहुत ही यंग डिफेंडिंग लाइन है, जैसे अगर लेंगलेट को छोड़ दें, और हाल ही में तो यार इस सीज़न की बात करें तो लेंगलेट ने भी काफ़ी ज़्यादा एरर दिखाए हैं, और बाकी अराउजो की बात करें और मिनगोएजा की बात करें तो मेरे ख्याल से उनका पहला एल क्लासिको था या फिर दूसरा एल क्लासिको होगा। तो काफ़ी ज़्यादा यंग डिफेंडर लाइन है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पीके है उनके एब्सेंस को काफ़ी फील किया जा रहा था। तो शुरुआत के 10 मिनट जा चुके थे, रियल मैड्रिड अब गेम को कंट्रोल कर रही थी, और इसी के साथ जो बार्सिलोना की डिफेंस लाइन ना कहीं वो गलती कर रही थी। और पता चल रहा था कि जब विनीसियस जूनियर के पास बॉल आ रही है, दैट लेफ्ट साइड जहाँ से रियल मैड्रिड अटैक करती है, फर्लन मेंडी और टोनी क्रॉस और विनीसियस जूनियर, वो पेस कहीं ना कहीं बार्सिलोना के जो डिफेंडर है वो संभाल नहीं पा रहे। और हम देखते हैं जो पहला गोल आता है वो भी इसी प्रेशर का रीज़न होता है कि, और यार कहीं ना कहीं प्रेशर का रीज़न नहीं, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये तो काफ़ी ज़्यादा नूब डिफेंडिंग थी बार्सिलोना से। तो पहला गोल मारते हैं हमारे बेंजेमा, बहुत ही क्लेवर फिनिश थी, लेकिन ये गोल क्रिएट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। बॉल अपने रियल मैड्रिड के हाफ में थी, वहाँ पे फेडरिको वेलवर्डे बॉल को रिसीव करते हैं और वो वहाँ से लेके बार्सिलोना के पेनल्टी बॉक्स तक बिना चैलेंज के भाग लेते हैं। मतलब बार्सिलोना को कोई भी डिफेंडर उनको चैलेंज नहीं कर रहा है। अब इसका रीज़न ये था कि जैसे मैं तो देख रहा था, मेरे को हंसी आ रही थी, लेकिन उसका रीज़न ये था कि जो बार्सिलोना के डिफेंडर्स हैं वो उन सारे प्लेयर्स को कवर कर रहे थे जहाँ पे उनको लगता था कि जो वेलवर्डे हैं वो उनको पास करेंगे। लेकिन जब तुमने सारे प्लेयर कवर कर दिया और वेलवर्डे को पूरा इट वॉज ओपन ग्राउंड, उनके पे स्पेस ही स्पेस था, कोई नहीं था, कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, तो वो किसी को पास देंगे क्यों। और इसी का रीज़न था कि वो अपने हाफ में से बॉल लेके बार्सिलोना के पेनल्टी बॉक्स तक आकर सीधा बिना चैलेंज के भाग रहे थे। फाइनली जब किसी डिफेंडर ने उन पर चैलेंज करा तो उन्होंने सिंपल सा पास विंग पर लूकास वास्कस दिया, वहाँ पे लूकास वास्कस ने एक बहुत ही अच्छा क्रॉस डाला ग्राउंड में, और बेंजेमा ने एक क्लेवर फिनिश के साथ फ्लिक करके टर स्टेगन को नियर पोस्ट पे बीट कर दिया, और ऐसे हुआ रियल मैड्रिड का पहला गोल। अब पहले 15 मिनट में गोल कंसीड करने के बाद बार्सिलोना इस गेम में वापसी करना चाहती थी, और इसी के साथ उन्होंने जो गेम के स्टार्टिंग में अपना प्रेस करने का अप्रोच रखा था वही अप्रोच के साथ वो फिर से रियल मैड्रिड को प्रेस कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार रियल मैड्रिड भी प्रेस कर रही थी। वो ऐसा नहीं था कि वो सारा जितना भी प्रेशर था वो एब्जॉर्ब कर रही थी, वो सारा सोक कर रही थी, वो बार्सिलोना को अपने हाफ में आके अपना पोजीशन लेने दे रही थी। नहीं, जब टाइम मिलता था तो रियल मैड्रिड भी प्रेस करती थी, और यही डिफरेंस था दोनों के प्रेस में। जब बार्सिलोना प्रेस कर रही थी तो रियल मैड्रिड की जो डिफेंस लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन था। अगर बात करें उनकी फॉर्मेशन की तो डिफेंसिव फॉर्मेशन में वो 5-4-1 की फॉर्मेशन में डिफेंड कर रहे थे, जहाँ पर जो मेसी थे उनको उन्होंने बिल्कुल आइसोलेट कर रखा था बार्सिलोना के बिल्डअप प्ले से। और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा था कि जो बार्सिलोना पोजीशन भी रख पा रही थी, बार्सिलोना जो उनके रियल मैड्रिड के फाइनल थर्ड में भी आ पाए थे, लेकिन वो एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। बात करें मैड्रिड की तो गोल स्कोर करने के बाद मैड्रिड अच्छा खासा एक क्लियर स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करी थी, और कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो बार्सिलोना उनके डिफेंस लाइन पे जब इम्पोज करती थी तो उनका डिफेंस लाइन काफ़ी डिसिप्लिन रहता था। लेकिन जब रियल मैड्रिड वही प्रेशर उनके बारसा के डिफेंस लाइन पे करती थी तो वो अननेसेसरी मिस्टेक कर रहे हैं, फाउल दे रहे हैं और पैनिक कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनको कैसे मेंटेन कर रहा है। और यही हमने देखा था कि जब 28वें मिनट में काउंटर अटैक के दौरान रियल मैड्रिड लेफ्ट साइड से लेफ्ट फ्लैंक से अटैक कर रही थी, तो अराउजो ने काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी नियर एज ऑफ द बॉक्स पे उन्होंने पेनल्टी बॉक्स पे उन्होंने फाउल करा और वहाँ पे उन्होंने फ्री किक दे दी। अब यार मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर गेरार्ड पीके होते तो वो ये फाउल कभी करते ही ना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, अगर थोड़ा सा भी अंदर होता तो पेनल्टी दे दी जाती। लेकिन इसी के साथ टोनी क्रूस ने इस फ्री किक को डिफ्लेक्शन के सहारे से बैक ऑफ द नेट पहुंचाया और यहाँ पर स्कोर लाइन हो जाती है रियल मैड्रिड 2 और बार्सिलोना 0। अब यार यहाँ पे साफ पता चल रहा था कि जो रियल मैड्रिड है वो गेम को कमांड कर रही है, जो बार्सिलोना है कहीं ना कहीं वो भी गेम में वापसी कर सकती है। ऐसा लगता है कि कुछ पहले 30 मिनट में कुछ सेक्शंस में जो गेम है वो बार्सिलोना के अंडर है, लेकिन जो उनका यंग इनएक्सपीरियंस डिफेंस लाइन था कहीं ना कहीं वो उनको गेम कॉस्ट कर रहा था। इसके बाद 2 गोल स्कोर करने के बाद रियल मैड्रिड अब आराम से सेट करती है, वो आराम से पीछे रहती है, जो बारसा का प्रेशर है वो उसको एब्जॉर्ब करती है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो असेंसियो को बाहर बैठाया था और उसकी जगह फेडरिको वेलवर्डे को लाया गया था, इसका साफ रीज़न ये था कि क्योंकि अब रियल मैड्रिड जो 5-4-1 के डिफेंस, अब उन्होंने 5-4-1 की फॉर्मेशन को फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। तो यहाँ पर जो
फेडरिको वेलवर्डे थे वो लेफ्ट बैक पोजीशन पे आ गए थे, और जो लुकास वास्कस फेडरिको वेलवर्डे राइट बैक की पोजीशन पे आ गए थे, और जो लुकास वास्कस थे वो एज अ मेक शिफ्ट सेंटर बैक की पोजीशन पे आ गए थे। और इसी के साथ उन्होंने 3 एट द बैक की फॉर्मेशन को रख लिया था। और कहीं ना कहीं यही रीज़न था, क्योंकि अगर असेंसियो होते तो वो राइट बैक की पोजीशन पे नहीं खेल पाते, और यही रीज़न था कि फेडरिको वेलवर्डे। अब यार बात करते, जैसे मैंने आपको बताया कि मेसी थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम्स आइसोलेटेड थे, लेकिन उनका अपना मोमेंट आ सकता था जब 45th मिनट में उन्होंने एक डायरेक्ट कॉर्नर से गोल मारने की कोशिश करी और वो गोल पोस्ट पे हिट कर दिया। उसी के ठीक बाद एक और क्रॉस लिया जाता है, और उसमें भी उनके पास इस बार उन्होंने क्रॉस नहीं लिया, क्रॉस डेम्बेले ने लिया था, लेकिन डिफ्लेक्ट होकर वो बॉल मेसी के पास आई और विद इन 5 मीटर्स के अंदर मेसी गोल स्कोर कर सकते थे, लेकिन थीबो कोर्टा ने एक अच्छा सेव करा। तो यार बात करते पहले हाफ में, तो पहले हाफ में मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड ने अच्छा खासा कंट्रोल रखा था, वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थे। बात करें बार्सिलोना की, फेयर प्ले था, अच्छे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़, वो क्लियर कट चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। जिस शार्पनेस के साथ रियल मैड्रिड क्रिएट कर रही थी वो नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। हाँ, अटैक कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो फर्स्ट हाफ जो मैच लूज़ करवाया है इनको फर्स्ट हाफ का, वो था बार्सिलोना का जो डिफेंस लाइन था। अब बात करते हैं सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ में हमने चेंज देखा था कि जो ग्रीजमैन आ गए थे, और इसी के साथ जो फॉर्मेशन थी उसमें भी चेंज हो गया था। इसी के साथ जो सर्जियो बुस्केट्स थे वो चले गए थे और उनकी जगह ले ली थी डियोंग ने। और मेरे ख्याल से जो फॉर्मेशन अब जो बार्सिलोना ने अडेप्ट करी थी वो थी 4-3-3 फॉर्मेशन, जहाँ पे ग्रीजमैन एज अ लेफ्ट विंग पे चले गए थे, मेसी सेंटर फॉरवर्ड पे चले गए थे, और उस्मान डेम्बेले राइट विंग पे चले गए थे। बात करते हैं रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड की तरफ से भी फर्स्ट हाफ से पहले हमने एक चेंज देखा था, जहाँ पे लुकास वास्कस इंजरी की वजह से बाहर चले गए थे और ओड्रियोज़ोला उनकी तरफ अंदर आए थे। अब यार सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड, जैसे मैंने बताया 2 गोल की लीड थी उनके पास, वो आराम से अपना काउंटर अटैक पे कर रहे थे। 5-4-1 की फॉर्मेशन थी, 3 एट द बैक की फॉर्मेशन ले रखी थी, वो आराम से काउंटर अटैक कर रहे थे। और फिर भी यार मैं आपको कह सकता हूँ कि जब उन्होंने काउंटर अटैक किया, दैट वाज अ क्लियर गोल स्कोरिंग चांसेस मेरे हिसाब से इस पूरे गेम में, थ्रू आउट द गेम। हालांकि ये था कि जब बार्सिलोना सेकंड हाफ में आई तो काफ़ी ज़्यादा शार्प थी, वही जैसे फर्स्ट हाफ में था, वही अच्छा खासा प्रेस कर रही थी, रियल मैड्रिड को थोड़ी मुश्किल हो रही थी। और शुरुआत के हमने देखा कि 5-10 मिनट बार्सिलोना के कमांड में था पूरा गेम, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जब रियल मैड्रिड काउंटर अटैक कर रही थी, जो लेफ्ट साइड से ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो लेफ्ट साइड से काउंटर अटैक कर रही थी, क्योंकि उनके पास उधर ही पेस था। और यहाँ पर जो मेंडी है और विनीसियस जूनियर है, जो टोनी क्रोस का कॉम्बिनेशन था, वो काफ़ी ज़्यादा डेडली साबित हो रहा था बार्सिलोना के यंग डिफेंस लाइन की तरफ से। लेकिन हमने देखा कि जो बार्सिलोना का जो डिसिप्लिन और 4-3-3 फॉर्मेशन का जो टैक्टिकल मास्टर क्लास रोनाल्ड कोएमन ने हाफ टाइम पे खेला, उसकी वजह से एट द 59th मिनट आई थिंक पहला गोल जो स्कोर हुआ था वो बार्सिलोना ने गोल स्कोर कर दिया। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा 1-2 पास खेला था मेसी ने और जॉर्डी अल्बा ने लेफ्ट विंग पर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहूँगा वो मिनगुएजा को नहीं दूंगा, जिन्होंने गोल स्कोर करा पेनल्टी बॉक्स से, बिकॉज दैट वाज अ टैप इन फ्रॉम द दैट वाज अ गुड टैप इन, बट इट वाज एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ टैप इन। बट जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा मैं ग्रीजमैन को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी क्लियरली, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्स है, उन्होंने देखा कि जॉर्डी अल्बा ने उनकी तरफ क्रॉस डाला है और वो चाहते तो वो उसको हिट करना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो वहाँ से हिट कर सकें, इसलिए उन्होंने अपने आप को ही नटमैग करके बॉल मिनगुएजा के लिए छोड़ दिया और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्सिव और क्रिएटिव था। बात करें 70th मिनट पे एक और चेंज की, तो इस बार एक चेंज और हुआ, और इस बार जो टैक्टिकल चेंज था वो था सेंटर बैक और सीडीएम की पोजीशन पे। जो डियोंग पहले सेंटर मिडफील्डर की पोजीशन पे खेल रहे थे, जिनको काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट हाफ में फ्रीडम दे रखी थी कि आप आगे जाकर अटैक करो, फिर सेकंड हाफ में उनको एज अ सीडीएम लिया गया था, क्योंकि जो सर्जियो बुस्केट्स थे वो चले गए थे। 70th मिनट में सेंटर बैक की पोजीशन पे लिया गया था डियोंग को, क्योंकि इस मोमेंट पे जो सब्स्टिट्यूशंस हुए थे वो अटैकर्स को अंदर लाया गया और एक डिफेंस को बाहर कर दिया गया, अराउजो को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह ली गई डियोंग ने। बात करें मेसी की सेकेंड हाफ में, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हाफ में इन्वॉल्व था मेसी का, उससे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका सेकंड हाफ में था। और इसका रीज़न ये था कि इस बार जो उनको फ्रीडम दी गई थी, पोजिशनल फ्रीडम दी गई थी, वो ऑल ओवर पिच थे, यहाँ तक कि वो राइट बैक की पोजीशन पे भी आ रहे थे, इतना डीप वो आ रहे थे बॉल को रिसीव करने। और यार इसका एक सेंस इसलिए बनता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो अपनी जो उनकी पोजीशन है सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे, वहाँ पे रियल मैड्रिड उनको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रही है, और जब तक वो उनके पास बॉल ही नहीं आएगी, जब तक वो बार्सिलोना के बिल्डअप में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, तब तक वो गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट नहीं कर सकते। इसके बाद या 70th मिनट के बाद रियल मैड्रिड सिट डीप करती रही, सिर्फ काउंटर अटैक पे डिपेंडेंट रही थी। बार्सिलोना कहीं ना कहीं
चांसेस क्रिएट कर रही थी, लेकिन क्लियर गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट नहीं कर रही थी। मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी काफ़ी चांसेस में ऐसा हो कि जिसमें कोर्तुआ को टेस्ट किया होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स तक भी थी, रियल मैड्रिड के फाइनल थर्ड में भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शार्पनेस थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस्मान डेम्बेले से होगी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें मेसी के शॉट्स दिखेंगे, वो कहीं नहीं दिखे। और मेरे ख्याल से ये नहीं कहूँगा मैं कि इस मैच के बाद अब जो कंपटीशन है वो बिल्कुल रियल मैड्रिड का हो गया, बट कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है और जो एज है इस मैच को जीतने के बाद, तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के पास है। और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब बार्सिलोना दोनों एल क्लासिको एक सीजन में हार गई और उस सीजन में जाके वो जीत गई हो। लेट्स सी इफ दिस इज एन एक्सेप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ और रिव्यूज़ और कस्टम टैक्टिक्स की वीडियोस डालता रहता हूँ, और साथ ही साथ मैं FIFA 21 से रिलेटेड वीडियोस भी इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सो सी यू गाइस।